तो कल हम लोग बात कर रहे थे क्षमादान पर, और हमने देखा था कि क्षमादान की शक्तियों का उपयोग अगर सीजेएम ने किया है तो सीजेएम उस मामले को खुद विचारित नहीं करेंगे। मामला ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तो कोर्ट ऑफ सेशन को सामान्य मामलों में वो कमिट करेंगे ही करेंगे, और मामला अगर विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो उसे देंगे। लेकिन भले ही मामला मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय है, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट ने क्षमादान की शक्ति का प्रयोग संबंधित अपराध के संबंध में किया है तो फिर मजिस्ट्रेट महोदय भले ही सीजेएम है वो उसका विचारण खुद नहीं करेंगे। आपने देखा था कि जो सबसेक्शन 5 था, 306 सबसेक्शन 5 या 343 सबसेक्शन 5, वो ये कह रहा था सीजेएम द्वारा विचारणीय तो भी मामला सेशन को ही कमिट होगा, भले ही मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय, लेकिन चूंकि आपने क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर लिया और जिले में 2 सीजेएम हो नहीं सकते, और ये सेक्शन भी जो 306 सबसेक्शन 5 है ये भी इस और इंडिकेशन दे रहा है कि जो कल हम चर्चा कर रहे थे 306 सबसेक्शन 1 में कि सीजेएम क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, यहां सीजेएम में एसीजेएम इंक्लूड नहीं मानेंगे। तो मेरी बात इससे भी समर्थित होती है, क्योंकि अगर सीजेएम में एसीजेएम इंक्लूड माने तो 343 सबसेक्शन 5 में अगर सीजेएम ने क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किया तो किसी एसीजेएम को ट्रांसफर कर दे, ठीक है ना, वो भी तो विचारित कर सकता है। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा अगर सीजेएम ने ठीक है क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किया तो मामला सत्र न्यायालय को ही जाएगा। इसका अर्थ है कि 343 सबसेक्शन 1 या 306 सबसेक्शन 1 में सीजेएम में एसीजेएम इंक्लूड नहीं मानेंगे। ये इस बात का प्रमाण है। ये बात कल मेरे दिमाग में नहीं आ रही थी, लेकिन आज क्लियर ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, वहां सीजेएम का मतलब सीजेएम है, और सीजेएम और एसीजेएम भले ही आपका दंड देने के मामले में और विचारण के मामले में समान हो, लेकिन इसके बाद भी कम से कम क्षमादान के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब क्षमादान के दृष्टिकोण से विचार होगा तो सीजेएम में एसीजेएम इंक्लूड नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता तो 306 सबसेक्शन 5 में ये लाइन होती ही नहीं, क्योंकि फिर तो सीजेएम क्षमादान देता, उसी के इक्विवेलेंट एसीजेएम मौजूद है और वहां मामला पहुंच जाता विचारण के लिए। लेकिन सीधे कहा 306 सबसेक्शन 5 में कि आप सत्र न्यायालय को कमिट कर देंगे अगर सीजेएम ने क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किया है। हां, यह ठीक है कि अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास उसने किया है तो सीजेएम को मामला आ जाएगा और सीजेएम उस मामले का विचारण फिर करेंगे। एक चीज रह गई थी, हालांकि एविडेंस एक्ट जब बताया गया तब बताई गई, लेकिन चूंकि मामला प्रासंगिक इसलिए जब 306 बताई जा रही तब भी यह बात बताई जानी चाहिए। आपने एक को क्षमा कर दिया, क्यों क्षमा किया? 306 सबसेक्शन 1 बता रहा है उसका साक्ष्य अभिप्राप्त करने के लिए, और 306 सबसेक्शन 4 यह कह रहा था कि जब भी आप क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करेंगे तो संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट के यहां उस व्यक्ति की परीक्षा की जाएगी जिस व्यक्ति को क्षमादान दिया जा रहा है, और तत्पश्चात विचारण के न्यायालय में उसकी पुनः परीक्षा यह की जाएगी। यदि पश्चातवर्ती विचारण कोई हो, ये शब्द प्रयोग करने ही पड़ेंगे, क्यों? शेष अभियुक्त आरोप की विरचना के उपरांत, ठीक है, जब उनसे दोषी होने के संबंध में अभिभाग करने को कहा जाएगा तो दोषी होने के संबंध में अपने अभिभाग के माध्यम से वो अपने दोष को स्वीकार कर सकते हैं, और उस दशा में उनके अभिभाग पर दोष सिद्धि संभव है। तो अगर ऐसा हुआ तो पश्चातवर्ती कोई विचारण होगा ही नहीं, और जब होगा ही नहीं तो इस अभियुक्त का
साक्ष्य ये लेने की कोई स्थिति, ये निर्मित ही नहीं होगी। इसलिए आपने देखा था 306 सब सेक्शन 4 में जो भाषा प्रयोग की गई थी, वो भाषा क्या थी कि पश्चातवर्ती विचारण यदि कोई हो तो उसमें इस व्यक्ति की पुनः परीक्षा की जाएगी, और संज्ञान करने वाले न्यायालय वहां भी इसकी परीक्षा होगी। संज्ञान करने वाले न्यायालय में इसकी परीक्षा क्यों होगी, इस पर भी हम लोगों ने बात की थी, और आपसे बात की गई थी कि संज्ञान करने वाले न्यायालय में इसकी परीक्षा इसीलिए की जाएगी ताकि अभियुक्त पर कोई विपरीत प्रभाव कारित न हो। क्यों? जब पश्चातवर्ती विचारण होगा तो अभियोजन की ओर से जितने साक्षी प्रस्तुत किए जाएंगे, सामान्यतः उन साक्षियों के कथन अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी ने अभिलिखित किए होंगे। अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी और अंतर्गत धारा, ठीक है, आपका कौन सा होगा, 180 होगा, ठीक है, बीएनएसएस में, वो अन्वेषण अधिकारी ने अभिलिखित किए होंगे। और 162 या 181 के मुताबिक जब ये व्यक्ति अभियोजन साक्षी के तौर पर पश्चातवर्ती विचारण में उपस्थित होंगे तो ये अभियोजन साक्षी के तौर पर जो कथन करेंगे, उन कथनों का खंडन करने के लिए अन्वेषण में किए गए कथन उपलब्ध होंगे। लेकिन ये व्यक्ति जिसे अभी अभी क्षमादान मिला, ये चूंकि अभियुक्त था, तो हो सकता है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इसके कोई कथन हो ही ना, ठीक है ना। और जब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कोई कथन है ही नहीं, तो पश्चातवर्ती विचारण में जब यह अभियोजन साक्षी के तौर पर आएगा तो जो शेष अभियुक्त जिनके विरुद्ध इसके साक्ष्य का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, उन अभियुक्तों के द्वारा पश्चातवर्ती विचारण में अभियोजन साक्षी के रूप में इसके द्वारा जो कथन किए जाएंगे, उनके खंडन के लिए कोई पूर्व लिखित कथन उपलब्ध नहीं होगा। ये जो एक कमी आएगी, इससे अभियुक्त को बचाने के लिए ये जो कुछ कहेगा प्रथमतः वो अभिलिखित कर लिया जाएगा, ठीक है, और इससे अभियोजन को भी फायदा होगा। ऐसा ना हो आप अभिलिखित न करो, ठीक है, तो फिर आप ये कैसे साबित करोगे कि इसके किन कथनों के आधार पर आपने इसे क्षमादान दे देना समुचित माना था, ठीक है ना। तो दोनों तरफ फायदा रहेगा, इसलिए इसका संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में परीक्षण किया जाएगा, और पश्चातवर्ती विचारण यदि कोई होगा तो वहां भी इसके कथन अभिलिखित होंगे। यह बात कही गई। लेकिन अगर पश्चातवर्ती विचारण होता है तो, और इसका साक्ष्य लिया जाता है तो, पश्चातवर्ती विचारण में उस साक्ष्य का साक्षिक मूल्य क्या हो, ठीक है ना, उस साक्ष्य का साक्षिक मूल्य, एविडेंटरी वैल्यू, क्योंकि साक्ष्य का ग्राह्य होना ये एक बात है, और साक्ष्य का मूल्यांकन, साक्ष्य का मूल्यवान होना ये दूसरी बात है, ठीक है। आपको घर के अंदर आने की परमिशन होना ये एक बात है, और आपके आने से गृह स्वामी के मन में प्रसन्नता ये उत्पन्न हो ये दूसरी बात है, ठीक है। इसका जो एविडेंस है ये एडमिसेबल है, लेकिन इसका साक्षिक मूल्य क्या हो, क्या हम इस साक्षी को उसी मूल्य का माने जिस मूल्य का वो साक्षी है जिसका चरित्र और जिसका शील
ये दोनों बेदाग हैं। अगर हम ऐसा माने तो ये कॉमन सेंस के खिलाफ जाता है, लेकिन अगर हम ऐसा ना माने तो ये जो पूर्व से स्थापित सिद्धांत है उसके खिलाफ जाता है कि व्यक्ति के मन में कभी भी पश्चाताप ये उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, ये ह्यूमन एक्सपीरियंस, इसके द्वारा अनुभव की गई बात है कि व्यक्ति के मन में कभी भी पश्चाताप उत्पन्न हो जाता है और फिर कोई रत्नाकर किसी भी क्षण महर्षि वाल्मीकि हो जाता है। ठीक है ना, क्षणों की बात होती है। ठीक है, एक क्षण व्यक्ति को पूरी तरह रूपांतरित कर देता है। एक क्षण पहले वो जो था, अब अगले ही क्षण वो बचा ही नहीं। ठीक है, एक क्षण पहले आप गृहस्थ और ठीक एक क्षण बाद आप सन्यासी हो सकते, क्योंकि हमने आपसे कई बार कहा कि सन्यास और गृहस्थ, इसके बीच सिर्फ मनोदशा का फर्क है, इसके बीच और कोई अंतर नहीं है। न कपड़ों से कोई सन्यासी हो रहा, न सब कुछ छोड़ देने से कोई सन्यासी हो रहा, न धन वैभव के बीच रहने से कोई गृहस्थ हो रहा। धन वैभव के बीच आप खूब रहो, आप गृहस्थ नहीं हो। आप धन वैभव का खूब उपयोग करो, फिर भी आप गृहस्थ नहीं। धन वैभव के उपयोग से गृहस्थ होने का कोई संबंध नहीं, और धन वैभव के त्याग से सन्यास का कोई संबंध नहीं। ये सिर्फ मनोदशाओं की बात है। अगर आप धन का उपयोग सिर्फ उपयोग तक सीमित रखते हो तो आप सन्यासी हो। धन उपयोगी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन धन का उपयोग सिर्फ उपयोग तक रहना चाहिए। बाकी धन आपकी प्रसन्नता का माध्यम नहीं बनना चाहिए। आपकी प्रसन्नता आप में होनी चाहिए। अगर आप में धन की इच्छा है, नहीं है तो दुखी हो, तो आप गृहस्थ हो। ठीक है, और अगर आपकी इच्छा धन में नहीं है तो उपयोग करेंगे, और नहीं है तो शिकायत नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप सन्यासी। ठीक है, एक क्षण पहले आप में धन की लिप्सा थी, और एक क्षण बाद आपको ये समझ में आ गया कि मेरे लिए जो कुछ जरूरी है वो सब कुछ ईश्वर ही व्यवस्था करेगा। ठीक है, हमें अपने स्तर पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, कर्म करने की जरूरत है। बिना चिंता कर्म करने की जरूरत है, बाकी सब कुछ ईश्वर ही कर देगा। आप बस सन्यासी हो। तो गृहस्थ और सन्यास ये मनोदशाओं की बात है, ये भावों की बात है। ऐसे ही डकैती डालने वाला एक क्षण में भाव दशा परिवर्तित होने से सन्यासी हो जाता है। तो अगर हम ये मान लें कि सह अपराधी हमेशा सदा और सर्वदा अपने को बचाने के लिए साक्ष्य देता है, ठीक है, इसलिए क्योंकि उसे क्षमादान मिल जाएगा, सिर्फ इसलिए साक्ष्य देता है, तो हम ह्यूमन एक्सपीरियंस से स्थापित इस सिद्धांत की अवहेलना कर रहे हैं, जो ये कहता है कि व्यक्ति पश्चाताप, ठीक है, इसमें जलकर भी अपने कुकृत्यों को स्वीकार कर सकता है। ठीक है, हो सकता है सह अपराधी ने अपने मन में हो रहे पश्चाताप के कारण अपने कुकृत्यों को स्वीकार कर लिया। दोनों तरफ संभावना है।
इसलिए बेहतर यह होगा कि दोनों संभावनाओं को ध्यान में रखकर हम प्रक्रिया के नियम बनाएं और दोनों संभावनाओं को ध्यान में रखकर ही प्रक्रिया का नियम बना है। सह अपराधी के साक्ष्य के संबंध में जब हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों का अध्ययन करते हैं तो वहां क्या लिखा है, मेरा ख्याल है 133 है ना, 133 भारतीय साक्ष्य अधिनियम पुराना वाला, नए में तत्स्थानी 131 हो गया हो, 32 हो गया हो, 27 जो हो गया हो, आप देख लीजिए 138। वो सह अपराधी के साक्ष्य के विषय पर मूल्यांकन का नियम यह प्रस्तुत करता है और सह अपराधी के संबंध में यह सह अपराधी के साक्ष्य के संबंध में वो जो मूल्यांकन का नियम प्रस्तुत करता है, क्या कहता है कि सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य पर दोष सिद्धि हो सकती है। ठीक है ना, दोष सिद्धि हो सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि उसने इस नियम में उस ह्यूमन एक्सपीरियंस के अनुभव को, ह्यूमन एक्सपीरियंस के अनुभव, यह शब्द गलत हो गया, उस ह्यूमन एक्सपीरियंस को शामिल कर लिया जो ये कहता है कि वो किसी को फंसाने के लिए नहीं बल्कि अपने चित्त की दशा के कारण अपने कृत्य को स्वीकार कर रहा है और उसके परिणामों से बचने की कोशिश नहीं कर रहा। उसने इसलिए नहीं कि हमें दोष मुक्त कर दिया जाएगा, क्षमादान स्वीकार किया, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने चित्त की दशा से दुखी था, इसलिए उसने कन्फेशन कर लिया। और जब कन्फेशन किया तो प्रोसिक्यूशन ने, यह व्यवस्था के नियामकों ने उसकी इस मनोदशा का लाभ उठाया और जो समाज के दुश्मन थे उन्हें उनकी नियति तक पहुंचा देने के लिए उसके साक्ष्य देने की शर्त पर उनके विरुद्ध इसको स्वीकार कर लिया। तो इसलिए साक्ष्य का नियम ऐसे आया कि सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य पर दोष सिद्धि हो सकती है। लेकिन यह भी मानवीय अनुभव ही है कि कोई रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि युगों में परिवर्तित होता है। ये रोज घटने वाली घटना नहीं है, लेकिन ये घटना ऐसी भी नहीं है कि ये कभी नहीं घटेगी। दोनों बातें हैं, ठीक है, दोनों बातें हैं। घटना ऐसी भी नहीं कि जो कभी नहीं घटेगी और घटना ऐसी भी नहीं कि जो रोज घटेगी। इसलिए 133 को हम कहां पढ़ते हैं, 114, ठीक है, एविडेंस एक्ट, पुराना भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसके साथ पढ़ते। क्यों? क्योंकि 114 उन उपधारणाओं के बारे में बात करती है जो मानवीय कारोबार का सामान्य अनुक्रम, उसके संबंध में न्यायालय को उपधारणा करने का हक देती है। ठीक है ना, और यह कहती है कि घटनाओं के घटने का जो स्वाभाविक अनुक्रम होता है, घटनाएं वैसे ही घटी होंगी, न्यायालय इसको उद्धारित कर सकता है। तो घटनाओं के घटने का जो स्वाभाविक अनुक्रम है वो यही है कि रत्नाकर वाल्मीकि तो युगों में बनता है। सामान्य नियम यही है कि व्यक्ति खुद के लाभ के लिए, ठीक है, कुछ भी कर गुजरने को राजी रहता है, और वो भी वो जो एक बार एक अपराध जैसा घिनौना कृत्य ये कर चुका है, तो वो अपने लाभ के लिए कुछ भी कर देगा। ठीक है, सामान्य नियम यही है कारोबार के। ठीक है, जो सामान्य कारोबार का अनुक्रम है उससे जो नियम निकलता है वो यही है। ठीक है, इसलिए युक्ति संगत और उचित यह प्रतीत होता है कि हम 114 और 133 दोनों को साथ मिलाकर पढ़ें और तब सह अपराधी के साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में किसी नियम का निर्धारण करें। और दोनों सेक्शन सेम एक्ट के हैं। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों से यह प्रतिपादित किया है कि यह ठीक है
कि सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य पर दोष सिद्धि हो सकती है, लेकिन न्यायालय को अगर अप्रूवर, सह अपराधी को एकम्प्लिस या इस विटनेस का नाम अप्रूवर रखा जाएगा या कहा जाएगा, इसका साक्ष्य है, तो इसके साक्ष्य के महत्वपूर्ण भागों की संपुष्टि किए बिना इसके साक्ष्य को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। और 114 में यह बात लिखने के लिए विधायिका ने जिस टेक्निक का उपयोग किया है, उसने दृष्टांतों में यह लिख दिया, किसने? विधायिका ने, कि न्यायालय यह उद्धारित कर सकता है कि सह अपराधी विश्वास के अयोग्य है। ठीक है ना। अब आप देखें, और हमने आपसे कई बार कहा कि जो सेक्शन की प्राधिकारिता है वही दृष्टांत की प्राधिकारिता है, क्योंकि दृष्टांत और सेक्शन एक ही जगह से आते हैं, उनमें कहीं कोई भेद नहीं है। तो आप 114 को जिस महत्व के साथ पढ़ेंगे या 133 को जिस महत्व के साथ पढ़ेंगे, उसी महत्व के साथ आपको 114 सबसेक्शन नहीं, 114 के दृष्टांत को पढ़ना पड़ेगा। और जब इस ढंग से आप 114 के दृष्टांत को पढ़ते हैं और साथ ही 114 और 133 को मिलाकर पढ़ देते हैं, तो जो 114 का दृष्टांत, 114 का, ठीक है, टेस्ट और 133, ये जो मिलकर कम्युलेटिव इफेक्ट ये पैदा करता है, वो क्या है कि ये जो सह अपराधी है, इसके असंपुष्ट परिसाक्ष्य पर दोष सिद्धि हो सकती है, ठीक है, लेकिन हो सकती है इसीलिए सिर्फ हमें कर नहीं देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वही दुर्घटना नहीं होगी, अच्छी बात, लेकिन सिक्योरिटी मेजर्स ले लेने में क्या बुराई है? अगर होगी तो सिक्योरिटी मेजर्स हमें बचाने का काम करेंगे, और नहीं होगी तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, होगा तो लाभ होगा, और नहीं होगा तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन यह बात आपको जीवन में सभी जगह अप्लाई नहीं करनी चाहिए। हम सुबह जो चर्चा कर रहे थे कि आप पूजा के साथ भी यही भाव अप्लाई करते हो कि भगवान की पूजा करेंगे, होगा तो लाभ हो जाएगा, और नहीं होगा तो कोई नुकसान भी तो नहीं है, इसीलिए आपकी पूजा का कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि पूजा आपका एक, ठीक है, एक निष्ठ समर्पण मांगती है। वो ये मांगती है कि बस उसके सिवा किसी के प्रति आप में कोई आस्था ये नहीं होनी चाहिए। जब एकमात्र एक उसी को आप सहारे के तौर पर स्वीकार करते हो, तभी आपके जीवन में वो कोई परिवर्तन करता है, अन्यथा आप जिनको सहारे के तौर पर स्वीकार किए हुए हो, वो परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी आपके जीवन में उनकी है जिन्हें आपने सहारे के तौर पर स्वीकार किया है। उसे तो आपने सहारे के तरफ तौर पर माना था, आप तो ये मानकर उसकी प्रार्थना कर रहे हैं कि होगा तो ठीक है, काम चल जाएगा, होगा तो लाभ ही हो जाएगा, और नहीं होगा तो नुकसान क्या है। यह भाव जीवन की हर गतिविधि में नहीं चलता है, लेकिन यहां यह बात ठीक है कि अगर असंपुष्ट परिसाक्ष्य पर हम दोष सिद्धि न करें, ठीक है ना, अर्थात जब तक सह अपराधी के साक्ष्य की संपुष्टि यह न हो तब तक दोष सिद्धि न की जाए, तो हम ज्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे बनस्पत उस दशा के जब हम असंपुष्ट परिसाक्ष्य पर दोष सिद्धि करने का खतरा ये मोल ले लें। लेकिन नियम इसी ढंग से हो सकता है,
इसलिए विधि का नियम क्या है, आप तो प्री में ऐसे पूछते हैं। विधि का नियम क्या है? विधि का नियम है कि सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य पर दोष सिद्धि हो सकती है। यह विधि का नियम है, क्योंकि एविडेंस एक्ट विधि है। लेकिन प्रज्ञा या बुद्धि का नियम क्या है कि असंपुष्ट परिसाक्ष्य पर दोष सिद्धि नहीं होनी चाहिए। यह प्रज्ञा या बुद्धि का नियम, ठीक है, क्योंकि हमने कई सारे सेक्शंस को मिलाकर पढ़ लिया, ठीक है। तो यह प्रज्ञा या बुद्धि का नियम है और यह विधि का नियम है। तो सामान्यतः हमें प्रज्ञा या बुद्धि के नियम से ही चलना चाहिए, जब तक परिस्थितियां इस कदर अपवादिक न हो कि हमें विधि के नियम के अनुसार भी निर्णय करना ठीक मान लेना चाहिए। कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन हो तो आप सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य पर दोष सिद्धि करें, और वो बहुत ज्यादा असामान्य परिस्थिति यह भी हो सकती है कि सह अपराधी क्षमादान के बाद बिल्कुल उसका आचरण महावीर और बुद्ध जैसा हो गया है, ठीक है। तब दिखता है कि नहीं, अब तो इस आदमी ने ठीक ही किया होगा, ठीक है ना। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैक्ट ये मौजूद है, तब आप 133 का उस रूप में उपयोग करें, अन्यथा सह अपराधी विश्वास के अयोग्य है, यही मानकर चलें। तो 306 में या 343 में जब क्षमादान प्राप्त व्यक्ति इसका साक्ष्य ग्राह्य होगा तो उस साक्षी का मूल्यांकन किस प्रकार होगा। और आप ये खूब समझ लें, हर साक्ष्य की संपुष्टि ये जरूरी नहीं है। प्रत्येक साक्षी का साक्ष्य संपुष्टि के बाद ही ग्रहण किया जाए, विधि का यह नियम नहीं है। कहां लिखा है? ये 134 वहां लिखा है, क्योंकि 134 क्या कहता है? 134 एविडेंस एक्ट कहता है कि साक्षी की गुणवत्ता देखी जाएगी, साक्षियों की संख्या नहीं। और इस स्टेटमेंट में ये इनहेरेंट है, इस स्टेटमेंट में ये इनहेरेंट हो रहा है कि साक्षी की संपुष्टि, प्रत्येक साक्षी की संपुष्टि हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अगर संपुष्टि चाहिए तब तो फिर अगला साक्षी चाहिए। आखिर आप संपुष्टि किससे करेंगे? एफआईआर से, अन्य साक्षियों के स्टेटमेंट से, इसी से तो संपुष्टि करेंगे। और संपुष्टि के लिए कोई ऊपर से, ठीक है, आपका गैब से कोई चीजें थोड़ी आएंगी, करेंगे तो इन्हीं से, डॉक्टर की जो मेडिकल रिपोर्ट है उससे, अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य जो संकलित हुआ उससे, इसी से तो संपुष्टि करेंगे। आप कहते हो 5 बजे गोली मारी, डॉक्टर भी कहता है कि जो चोट है ये इतनी पुरानी लगती है कि 5 बजे गोली मारना संभव है, ठीक है। आप बताते हो छत पर से मारी, डॉक्टर भी कहता है कि ये जो गोली का डायरेक्शन है ये अपवर्ड टू डाउनवर्ड है, ठीक है। लेकिन संपुष्टि ये तभी होगी, ये तभी जरूरी होगी जब साक्षी अविश्वसनीय लगने लगे, ठीक है ना। तब साक्षी ने तथ्य पर जो बयान दिया आधा सच लगता है आधा झूठ, अब संपुष्टि की जरूरत है। साक्षी के साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं, तो केवल एक साक्षी है, इससे क्या फर्क पड़ता है? संपुष्टि नियम नहीं है, ठीक है। सामान्य साक्षी के विषय पर संपुष्टि नियम नहीं है। कचहरी में आप खड़े होते हैं, खूब वकील साहब लोग बताते हैं, आज भी कह रहे थे हमारे कोर्ट में कि साहब केवल एक घायल साक्षी है, उसने प्रोसिक्यूशन का समर्थन किया, बाकी सब पक्षद्रोही हो गए। तो हमारा कहना यही था कि एक तो है, अब वो जो एक है वो घायल है, एक तो है और जो एक है वो घायल है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टार विटनेस है। आप बताओ उसके साक्ष्य पर विश्वास क्यों ना करें, ठीक है। आप ऐसी कोई बात बताओ कि उसका साक्ष्य अविश्वसनीय हो, नहीं तो संपुष्टि की जरूरत क्या है? ना हो हमारे पास कोई तो
इससे क्या फर्क पड़ता है? वो क्या सह अपराधी है? देखिए उलट बात है। सामान्य साक्षी के संबंध में संपुष्टि हो यह नियम नहीं है, और सह अपराधी के संबंध में नियम उलट गया, संपुष्टि हो यह नियम। ठीक है, इसलिए सह अपराधी का मामला सामान्य साक्षी से बिल्कुल अलग है। और वो क्यों है? क्योंकि उसका पूर्तनशील ये अच्छा नहीं है। और रत्नाकर के महावीर होने की घटना ये युगों में घटती है, सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता। और 114 यही कहती कि सामान्य तौर पर जो कुछ जैसे होता है उसी को उपधारित करिए। ठीक है, इसलिए सह अपराधी ये जो देगा साक्ष्य, इसकी संपुष्टि जरूरी हो जाएगी जब तक, जबकि अन्य साक्ष्यों की संपुष्टि आवश्यक नहीं। यह हुआ। अब सवाल यह कि जब तक मामला कमिट नहीं हुआ था तब तक न उसने क्षमादान मांगा न हमने क्षमादान दिया, लेकिन ड्यूरिंग ट्रायल उसने क्षमादान मांगा है। और मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है या विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय तो पीछे 306 में काम हो ही जाएगा, 343 में काम हो ही जाएगा, क्योंकि वहां लिखा ही है जांच, अन्वेषण और विचारणा। ठीक है, और मजिस्ट्रेट के लिए लिखा है कि जांच और विचारणा, वहां अन्वेषण छूटा हुआ है। इसलिए 344 का संबंध या 307 का संबंध किससे? सेशन न्यायालय से ही है। देखें क्या कहता है 344, क्षमादान का निर्देश देने की शक्ति मामले की सुपुर्दगी के पश्चात किसी समय किंतु निर्णय दिए जाने के पूर्व वह न्यायालय जिसे मामला सुपुर्द किया जाता है, सुपुर्द या तो सेशन को होगा या विशेष न्यायालय को होगा, किसी ऐसे अपराध से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संबद्ध या संसर्गित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य विचारण में अभिप्राप्त करने की दृष्टि से उस व्यक्ति को उसी शर्त पर क्षमादान कर सकता है। ठीक है, इधर आया सेम कंडीशन टू सच पर्सन। ठीक है, उसी नहीं और सेम को जब यहां पढ़ेंगे तो उन्हीं शर्तों पर क्षमादान कर सकता है, यह होना चाहिए कायदे में, हिंदी में। और यही हिंदी में पहले था सीआरपीसी में। ठीक है, अंग्रेजी में आज भी वही है, उन्हीं शर्तों पर। अब उन्हीं शर्तों पर यानी 306 में जो शर्तें लिखी हैं उन्हीं शर्तों पर। अब 306 की शर्तें देखें तो 306 4 की शर्त अब पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि 306 4 कह रही थी कि आप संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उसकी परीक्षा करेंगे और पश्चातवर्ती विचारणा यदि कोई हो तो वहां भी करेंगे। 306 5 की शर्त पूरी नहीं हो सकती, कमिट तो हो चुका है ना। 306 4 का संबंध संज्ञान के बाद उसके कथन के अभिलेखन से है, और 306 5 का संबंध कमिट करने से है। कमिट हो चुका, इसलिए न तो 306 की आपूर्ति संभव है और न 306 5 की आपूर्ति संभव है। तो जो असंभव है उसे करने का निर्देश विधायिका ने दिया होगा, यह सोचना ही बेवकूफी की बात है। ठीक है ना, इसका मतलब यह हुआ कि उन्हीं शर्तों पर क्षमादान किया जाएगा। इस वाक्यांश से जो अभिप्रेत है वो क्या है? 306 1, 306 2 और 306 3 की आपूर्ति, यह इससे अभिप्रेत है। यानी आप उसी शर्त पर उसे करेंगे। ठीक है, आपने क्षमादान किया, सकारण इसका उल्लेख करेंगे, उसकी प्रति अभियुक्त को देंगे। ठीक है ना, और 306 3 आपका क्या कह रहा था? ठीक है, कि आप 306 2 की भी उपलब्धि, 306 की 2 इसकी भी आपूर्ति संभव नहीं, क्योंकि सच्चर न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तभी कमिट हुआ होगा। यानी 306 1 और 306 3 उनमें उल्लिखित शर्तें ही यहां पर उन्हीं शर्तों के अधीन इस शब्दावली में पढ़ी जाएंगी, और कोई शर्त की आपूर्ति संभव ही नहीं। ठीक है, तो यह आपका 307, कोई विशेष बात नहीं, उन सारी बातों को रिपीट करने का कोई अर्थ भी नहीं।
कोई मतलब भी नहीं। ठीक है, इसके बाद आपने जो वचन दिया उसका अनुपालन तो आपको करना ही होगा। आपने वचन दिया था कि हम उस अपराध से संबंधित सभी परिस्थितियों का और उस अपराध से संबंधित सभी व्यक्तियों का, चाहे वे अपराधी के तौर पर या दुष्प्रेरक के तौर पर, जैसे भी उस अपराध से संबंधित है, उनका संपूर्ण खुलासा उस सीमा तक, जिस सीमा तक मेरे ज्ञान में है, करेंगे। और आपकी यही बात मानकर आपको क्षमादान दिया गया था। अगर आप स्मार्ट हो जाएंगे और क्षमादान प्राप्त करने के बाद क्षमादान की शर्तों का पालन नहीं करेंगे, यह सोचकर कि अब तो हमें क्षमादान मिल ही गया और अब कोई मेरा क्या कर लेगा, तो फिर आपकी इस मनोदशा का इलाज 345 में किया गया है। 345 में कहा कि क्षमादान की शर्तों का पालन आपने नहीं किया। क्षमादान अनकंडीशनल नहीं था। आपको ध्यान में होना चाहिए था। आप यह नहीं कह सकते, क्योंकि जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो सज्जन की सज्जनता का ही फायदा उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि सज्जन की जो सज्जनता है दुष्ट उसे ही उसके विरुद्ध हथियार के तौर पर उपयोग करता है। ठीक है, महाभारत के प्रसंग में आप देखें कि कर्ण को तब तक कोई धर्म याद नहीं आया। जब आप द्रौपदी को वैश्या कह रहे हो, जब आप लाक्षागृह के षड्यंत्र में शामिल हो, जब आप नियमों के निर्धारण के बावजूद एक 16 साल के बच्चे को 7-7 लोग मिलकर मारे डाल रहे हो, तब कोई धर्म याद नहीं आता। दुर्योधन के हर कुकर्म में तुम साथी हो। दुर्योधन का कभी तुमने विरोध नहीं किया। ठीक है, तब तुम हर कुकर्म में साथी थे और धर्म तुम्हें तब याद आ गया जब तुम्हारा पहिया रख के का जमीन में है। ठीक है, तो तुम सज्जन की सज्जनता का हथियार की तरह उपयोग करना चाहते हो, और जब सज्जन की सज्जनता का हथियार की तरह उपयोग करना आप चाहते हैं तो आप उसे बेवकूफ बना रहे हैं उसकी सज्जनता के माध्यम से। ठीक है ना, फिर आप उसकी सज्जनता की दुहाई नहीं दे रहे, आप उसे बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, और इस बेवकूफी को पकड़ लेने के कारण ही हमें कृष्ण सबसे महान लगते हैं। भारतीय इतिहास में सबसे महान व्यक्ति लगता है कि उन्होंने कभी भी बेवकूफ बनने नहीं दिया। ठीक है, तब उन्होंने बताया कि ये सारे धर्म तुम्हें उस समय ध्यान में नहीं आए थे, और अधर्मी के साथ धर्म युद्ध, ये कहां लिखा है? अधर्मी के साथ तो जैसे बन पड़े वैसे युद्ध। ठीक है, तो कोई दोष नहीं है। ठीक है, तो सज्जन की सज्जनता का हथियार की तरह इस्तेमाल ये नहीं होना चाहिए। आपको क्षमादान दिया और क्षमादान सशर्त था। ठीक है, आप विधि की सज्जनता का लाभ उठाना चाहते हैं। एक बार क्षमादान हो गया, अब आप ये मानना है कि क्षमादान की शर्तों का पालन ही नहीं करेंगे, तो आपको याद रखना चाहिए क्षमादान सशर्त था, अशर्त नहीं था। और जब शर्त सशर्त था, आपने शर्त का पालन ही नहीं किया, तो क्षमादान हुआ ये हम भी क्यों माने भाई? हम भी क्यों माने? जब तुम सारे गंदे कामों में दुर्योधन के साथ रहे, कभी उसे रोका नहीं, कभी विरोध नहीं किया, तो हम भी तुम्हारे साथ उस ढंग से व्यवहार क्यों करें जिस ढंग से हम सामान्य योद्धा के साथ व्यवहार करेंगे? तो वही यहां होगा। क्षमादान की शर्त का पालन नहीं किया आपने, अब आपका होगा विचारण। ठीक है ना, और आप अब ज्यादा मुश्किल में होंगे। उन लोगों का तो हुआ
खाली अपराध के लिए, तुम्हारा होगा अपराध के लिए प्लस झूठ बोलने के लिए, आपका दोनों के लिए होगा। लेकिन यह भी हो सकता है कि क्षमादान की शर्त का पालन आपने कर दिया हो, सिर्फ पीठासीन अधिकारी कहता हो कि क्षमादान की शर्त का पालन नहीं किया, ठीक है ना। इसलिए चार्ज के समय जब आपका झूठ बोलने के लिए विचारण होगा तो चार्ज के समय स्पेसिफिकली आपसे इस विषय पर अभिवचन करने के लिए कहा जाएगा कि क्या आप यह दावा करते हैं कि आपने क्षमादान की शर्तों का पालन कर दिया था। अगर आपका यह दावा है तो फिर उस आलोक में विचार चलेगा कि क्या आपने जो कुछ किया उसे सत्य प्रकटन जहां तक आपकी जानकारी में है माना जाए, और यदि हां तो आपने क्षमादान की शर्त का पालन कर दिया, भले ही आप सब कुछ नहीं बता पाए, ठीक है ना। तो सब कुछ बता देना यह क्षमादान की शर्त भी नहीं था। तो दोनों पक्षों का पर्याप्त ध्यान रखकर कानून बनाया गया है, प्रक्रिया की विधियां बनाई गई हैं, और दोनों पक्षों का ध्यान आप सेक्शंस में देखेंगे तो यहां आप देखें 345 कहता है क्षमा की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति का विचारण, जहां ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने धारा 343 या धारा 344 के अधीन क्षमादान स्वीकार कर लिया है, या तो स्वीकार करे ही ना, स्वीकार ही नहीं किया बात ही खत्म है, लेकिन स्वीकार कर लिया है, लोक अभियोजक प्रमाणित करता है। यानी सर्टिफिकेट कौन देगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, क्योंकि साक्षी तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ही बना, ठीक है ना। तो वही प्रमाणित करेंगे कि उनकी राय में क्षमादान की शर्त का इसने पूर्णता पालन किया या नहीं किया। तो कहता है लोक अभियोजक ये प्रमाणित करता है कि उसकी राय में ऐसे व्यक्ति ने या तो किसी अत्यावश्यक बात को जानबूझकर छिपाकर या मिथ्या साक्ष्य देकर उस शर्त का पालन नहीं किया। शर्तों का पालन या शर्तों का अपालन आप दोनों तरह से कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात आपने छिपा ली, सब बेकार की बातें बता रहे हो। सब तो महत्वपूर्ण बात है वही पूछते, वही तुम्हें ध्यान नहीं है, उसी पर तुम चुप रहते हो, उसी पर तुम अन्यथा कथन करते हो, अनर्गल बातें करते हो। बाकी तुम जो है सब टप टप बोल रहे हो, ठीक है। तो या तो अत्यावश्यक बात छुपाकर या मिथ्या साक्ष्य देकर क्षमादान की शर्त का पालन नहीं किया। वहां ऐसे व्यक्ति का विचारण उस अपराध के लिए जिसके बारे में ऐसे क्षमादान किया गया था, और या किसी अन्य अपराध के लिए जिसका वह उस विषय के संबंध में दोषी प्रतीत होता है, और मिथ्या साक्ष्य के भी अपराध के लिए भी विचारण किया जा सकता है। तीनों बातें उस अपराध के लिए तो हो गई होगा जिससे क्षमा मिल गई, उसके कारण से किसी अन्य विधि के अंतर्गत भी अपराध के दोषी हो रहे थे, वहां भी होगा, ठीक है, क्योंकि यहां क्षमादान मिल गया था, और इस कृत्य के कारण ही आप किसी अन्य विधि में अपराध के दोषी हो रहे थे, तो वहां भी ऑटोमेटिकली क्षमादान हो गया था, ठीक है ना, क्योंकि मुख्य अपराधी क्षमादान उसी में मिल चुका था। जैसे आपने अपराध से संपत्ति अर्जित की, और संपत्ति के कारण से इनकम टैक्स एक्ट में भी कोई अपराध बन गया, ठीक है, यहां आप क्षमा हो गए तो इनकम टैक्स वाली प्रोसीडिंग वो भी तो बंद हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर कोई अन्य अपराध भी था जिसके बारे में विचारण बंद हो गया था, इस अपराध में क्षमादान प्राप्त कर लेने के कारण, तो दोनों चालू हो जाएंगे। और साथ ही आपने जो मिथ्या साक्ष्य दिया, झूठ बोले आप, उसके लिए भी विचारण किया जा सकता है, परंतु ऐसे व्यक्ति का विचारण अन्य अभियुक्तों में से किसी के साथ संयुक्तता नहीं किया जाएगा, उनके साथ ज्वाइंट ट्रायल नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी परिस्थिति अब अलग हो गई, ठीक है ना। इसलिए आपका विचारण पृथक किया जाए, यही ज्यादा ठीक होगा।
क्योंकि आपने तो क्षमादान की शर्तों का पालन नहीं किया। उनका विचारण तो समाप्त हो ही गया होगा, तभी तो ये पता लगा होगा कि तुमने क्षमादान की शर्तों का पालन नहीं किया, या उनका विचारण आगे बढ़ चुका होगा और तुम्हारा अब शुरू होगा। तुम्हारा तो अब शुरू होगा, तो शुरू में तुम्हें नकलें मिलेंगी, ये होगा वो होगा, आरोप की विरचना होगी, ठीक है, तो लेट हो जाएगा। तो उनका क्यों रोक के रखे हम, ठीक है ना, आपका होता रहेगा बाद में। तो इसलिए आपका उनके साथ नहीं, पृथक विचारण किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, परंतु यह और क्या, मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति का विचारण उच्च न्यायालय की मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा, और धारा 215 या धारा 379 की कोई बात उस अपराध को लागू नहीं होगी। 215 स्टेट राज्य की परमिशन के संबंध में बात करता है, मिथ्या साक्ष्य देने, वो 195 बन ए और 195 बन बी जो पुराना है, ठीक है, और 379 यानी 340, ठीक है। न्यायालय की कार्यवाहियों में अगर आप मिथ्या साक्ष्य देते हैं तो आपके विरुद्ध जो विचारण है वो संबंधित न्यायालय के परिवाद पर ही और 340 या 379 की प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। ये पूर्व में हम लोग पढ़कर आए हैं, जब आपको 215 बताया गया था, रीड अलॉन्ग विद सेक्शन 379 या 195 बन बी, रीड अलॉन्ग विद सेक्शन 340 सीआरपीसी। तो विचारण की विशेष प्रक्रिया यह दी गई थी न्यायालय की कार्यवाही में मिथ्या साक्ष्य देने की दशा में, क्योंकि यहां न्यायालय की कार्यवाही में मिथ्या साक्ष्य दिया जरूर गया, लेकिन स्थिति और परिस्थिति उस स्थिति और परिस्थिति से बिल्कुल भिन्न है। इसलिए यहां विचारण उस प्रक्रिया से नहीं चलेगा, बल्कि उच्च न्यायालय की मंजूरी से चलेगा। पहली चीज, परमिशन हाईकोर्ट की रहेगी, क्योंकि हो सकता है उसने, ठीक है, ठीक डिस्क्लोजर कर दिया और फिर अगर उसका विचारण हुआ तो आगे लोग क्षमादान स्वीकार ही नहीं करेंगे, फिर ये जो सेक्शन है ये यूजलेस हो जाएगा, ठीक है। और लोक अभियोजक नो डाउट एक बहुत पवित्र कार्यालय है, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि व्यवहारिकता भूले नहीं। व्यवहारिक स्थिति यह है कि लोक अभियोजक एक निहायत भ्रष्ट कार्यालय है, ठीक है। हम खुद लोक अभियोजक हैं और हमें यह कहने में कोई शर्म नहीं है। इसलिए सिर्फ लोक अभियोजक के सर्टिफिकेट पर विश्वास कर लेना यह ठीक नहीं होगा। इसलिए उच्च न्यायालय की मंजूरी से ही, ठीक है। हालांकि उच्च न्यायालय में भी देवता नहीं बैठे होंगे, जस्टिस यशवंत वर्मा, जस्टिस सौमित्र सेन, जस्टिस रामास्वामी, जस्टिस शमित मुखर्जी, जस्टिस पीडी दिनकरन, ये भी सब उच्च न्यायालय में ही थे, लेकिन फिर भी, ठीक है, इन्हें गिने नाम है ये, और कुछ तो शर्म बकाया ही है। ये नहीं कहा जा सकता कि कुछ भी शर्म बकाया नहीं है, कुछ तो शर्म बकाया ही। इसलिए उच्च न्यायालय की मंजूरी से ही किया जाएगा, अदरवाइज इस सेक्शन का जो उद्देश्य है वही डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो आपका देखें, कहता क्षमादान स्वीकार करने वाले ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया और धारा 183 के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा या धारा 343 की उपधारा 4 के अधीन किसी न्यायालय द्वारा अभिलिखित कोई कथन ऐसे विचारण में उसके विरुद्ध साक्ष्य में दिया जा सकता है। अन्वेषण के दौरान भी क्षमादान, ठीक है, किया जा सकता है। तो हो सकता है 183 यानी 164 उसके अंतर्गत अभिलिखित कोई कथन ये मौजूद हो। अभियुक्त की परीक्षा कभी भी की जा सकती है, ठीक है। तो हो सकता है विचारण में क्षमादान किया गया हो और अभियुक्त की परीक्षा हो चुकी हो, ठीक है ना। और नहीं तो संज्ञान करने वाले न्यायालय के द्वारा कमिट करने से पूर्व, ठीक है, क्षमादान की दशा में उसका कथन अभिलिखित किया गया होगा। तो वो सारा इसके विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य के लिए जो विचारण चलेगा उसमें साक्ष्य के तौर पर उपयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। ये कहता है
ऐसे विचारण में अभियुक्त तो यह अभिवचन करने का हकदार होगा कि उसने उन शर्तों का पालन कर दिया जिस पर उसे क्षमादान किया गया था, और तब यह साबित करना अभियोजन का काम होगा कि ऐसी शर्तों का पालन नहीं किया गया। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है। यह भी हो सकता है तुम झूठा आरोप उस पर लगा रहे, तो क्षमादान की शर्तों का पालन कर दिया, तो आप फिर साबित करें, उसे यह अभिवचन करने का हक है कि हमने सारा कर दिया। ठीक है। ऐसे विचारण के समय न्यायालय, यदि सेशन न्यायालय, तो आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाए जाने और समझाए जाने के पूर्व, और यदि मजिस्ट्रेट का न्यायालय, तो अभियोजन के साक्ष्यों का साक्ष्य लिए जाने के पूर्व अभियुक्त से पूछेगा कि क्या वह यह अभिवचन करता है कि उसने शर्तों का पालन किया है जिन पर उसे क्षमादान दिया गया था। यानी वो चाहे तो अपने आप भी कर सकता है यह अभिवचन कि हमने क्षमादान की शर्तों का पालन कर दिया, लेकिन यह उसका डिस्क्रिशनरी राइट है, चाहे तो न करे। लेकिन न्यायालय पर यह कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि वो ये पूछेगा ही, ठीक है, कि तुमने क्षमादान की शर्तों का पालन किया या नहीं, और किस स्टेट पर। अगर मामला ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तो आरोप की विरचना के पूर्व, और मामला अगर ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट है, ठीक है, तो अभियोजन के साक्ष्यों का साक्ष्य लिए जाने के पूर्व। ठीक है। पांचवा, यदि अभियुक्त ऐसा अभिवचन करता है तो न्यायालय उस अभिभाग को अभिलिखित करेगा और विचारण के लिए अग्रसर होगा, और वह मामले में निर्णय देने के पूर्व इस विषय में निष्कर्ष निकालेगा कि अभियुक्त ने क्षमा की शर्तों का पालन किया है या नहीं। ठीक है। और यदि वह यह निष्कर्ष निकालता है कि उसने ऐसा पालन किया है, तो वह इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी दोष मुक्ति का निर्णय देगा। ठीक है। विचारण में इस पर आपको निष्कर्ष निकालना ही होगा, और फिर आप दोष मुक्त कर सकेंगे अगर आपको लगता है कि उसने पालन किया है। अब समय है नहीं, बचा नहीं, इसलिए 309 पर हम लोग कल बात करेंगे, 309 या 346 देखेंगे।